Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. Today we are discussing our PT3 Advanced Paper 1 और स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपका पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है. ठीक है, डिस्टेंस के टर्म्स में. अ लाइन विच मेक्स अ एक्यूट एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज ड्रॉन थ्रू पॉइंट 3,4 टू मीट द लाइन x इक्वल टू 6 एट r एंड y इक्वल टू 8 एट s. तो x इक्वल टू 6 मान लिया ये और y इक्वल टू 8 मान लिया ये. ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा, ये 6,8. ठीक है, कहा गया कि एक एंगल थीटा पे 3,4 से हमने खींच दी लाइन. 3,4 से पास करती हुई लाइन. ठीक है, ऐसा कुछ मान लेता हूं मैं ऐसा. ठीक है, थीटा एंगल पे था तो पैरामीट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग मैं एक बार को मार्क कर लेता हूँ. नाम क्या क्या दिए गए हैं. ये पॉइंट P है आपका, ये R है और ये S है. ठीक है, तो PR डिस्टेंस मैं R1 मान लेता हूँ और इस डिस्टेंस को मैं R2 मान लेता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो R के कोऑर्डिनेट्स आप क्या लोगे, 3 + R1 cos थीटा 4 + R1 sin थीटा, यही लोगे. ठीक है, और S के लिए क्या लोगे, S के लिए तुम्हारे पास 3 + R2 cos थीटा 4 + R2 sin थीटा. तो S कहाँ मिल रहा है, S मिल रहा है y इक्वल टू 8 पे. तो इसको 8 के बराबर कर दें कि दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू 8. सो R2 इज इक्वल टू नथिंग बट 4 sin थीटा. सेम वे ये 3 + R1 cos थीटा x इक्वल टू 6 पे है, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 6. सो R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 cos थीटा. तो ये R1 और R2 के आपके एक्सप्रेशंस हो गए. तो PR आपका 3 sec थीटा है, PS आपका 4 cosec थीटा है. दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं. PR + PS करना है ना, तो दोनों का सम कर देते हैं. तो 3 cos थीटा मतलब 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा. एलसीएम लिया 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा. ठीक है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो नीचे sin 2 थीटा बन जाएगा. तो सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है ना. बाकी डी तो करेक्ट है ही आपका. ठीक है, तो इसके आपके चारों ऑप्शंस करेक्ट आ रहे हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या कहा गया है कि दो साइड्स गिवन है आपकी, है ना. क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी दो साइड्स गिवन है, b = √3 एंड c = 1. एंगल ए आपका गिवन है 60 डिग्री. ठीक है, तो अगर आप कोसाइन रूल लगाएं तो आपको तीसरी साइड मिल जाएगी. तो आप लगा लीजिए सीधा, cos A = b² + c² - a² डिवाइडेड बाई 2bc, है कि नहीं. अब आपके पास cos A मतलब हाफ, b² + c² मतलब 4 - a² डिवाइडेड बाई 2√3, है कि नहीं. अब 4 - a² कितना हो गया आपके पास, 4 - a² आपका आ गया 2√3/2. ठीक है, तो √3 के बराबर आ गया. तो a² की वैल्यू हो गई आपके पास 4 - √3. ओके, b² + c² - a² हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2bc इज इक्वल टू ए 30 डिग्री गिवन है. ए 30 है तो यहाँ पे √3/2 होगा. ठीक है, तो 2 साफ हो गए, यहाँ पे 3 आ गया और इसका मतलब ए की वैल्यू सीधा कितना हो गया, ए = 1. ठीक है, तो तीनों साइड्स आ गई. अब आप कुछ भी निकाल सकते हो यहाँ से. जैसे इसने कहा कैपिटल R, तो कैपिटल R के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, a/2 sin A यूज कर लो. ये ऑप्शन जो है कैपिटल R के लिए a/2 sin A यूज कर लो, है ना. तो स्मॉल a आपका 1 है, 2 sin 30 डिग्री मतलब 1, मतलब आंसर कितना 1. बी पार्ट में R1 पूछा गया है. ठीक है, स्मॉल r1 कितना होता है, डेल्टा अपॉन s - a. ठीक है, तो डेल्टा कितना हो जाएगा, हाफ BC sin A लिख सकते हैं ना, हाफ BC sin A डिवाइडेड बाई s - a. तो s कितना है, तो 1 + 1 + √3, ये आपका पेरीमीटर है. तो ये कितना हो जाएगा 2 + √3/2 माइनस a कितना है 1 के बराबर. ठीक है, ये आपका R1 हो गया. ठीक है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. R पूछा जा रहा है तो डेल्टा बाई s, डेल्टा आपने यहाँ निकाल ही रखा है. s आपका कितना है 2 + √3/2 ही है. ठीक है, R2/s, ये भी सीधा सीधा आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ठीक है, तो आप मतलब तीनों साइड्स निकल गई. अब आप इन फॉर्मूलों से सभी कैलकुलेट कर सकते हो.
क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है n इज इक्वल टू 50400। क्या करते हैं, डिवाइजर्स जो कहा गया है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो ठीक है वो निकालना है सबसे पहले। तो अगर आप इसके क्या करोगे, फैक्टराइज करके देखोगे। फैक्टराइज करते हो तो क्या मिलेगा, देखो 2 कितनी बार जाएगा, तो 2 शायद आपका कितना हो जा रहा है, 4 टाइम्स चला जाएगा क्या, देखते हैं। 16 इंटू 3 जाएगा, है ना। अच्छा, तो 2 की पावर 4, यहां से आपके पास कितना आ गया, 2 एक और मैं भेज सकता हूं अंदर, है ना। और बाकी बचता है आपका 1575। तो 1575 में अगर आप 3 स्क्वायर कर देते हो तो बचता है आपका 175, और उसको भी लिख दिया मैंने 5 स्क्वायर इंटू 7। ये आपके पास सारे फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो इसको भी मैं क्लब ही कर लेता हूँ, 2 की पावर 5 इंटू इतना, ये आपका फैक्टराइजेशन हुआ। अब इस फैक्टराइजेशन के बेसिस पे अगर आपसे कहा जाए कि लोएस्ट मतलब 6 से डिविजिबल चाहिए, तो आप डिवाइजर्स कैसे काउंट करोगे 6 से डिविजिबल के लिए। तो 2 की पावर आपको मिनिमम 1 लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि 6 से डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है कि 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 कम से कम प्रेजेंट रहनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। 2 की पावर आप 1 उठा लो, चलेगा, 0 नहीं ले सकते। ठीक है, 1 उठा लो, 2 उठा लो, 3 4 5, 5 तरीके यहां से चूज करने के। यहां से चूज करने के लिए कितने, 1 या फिर 2, 2 ही तरीके। यहां पे आप 0 1 2 3 तरीके, और 7 के लिए भी आपका 1 लिखा है, मतलब 7 की पावर 0 यूज कर लो, चाहे 7 की पावर 1, मतलब यहाँ पे भी आपके पास 2 तरीके। तो नंबर ऑफ बेस कितने होंगे, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो कितना आ जा रहा है ये, 4 इंटू 3 12 इंटू 5 60 के बराबर हो जा रहा है। तो m की वैल्यू 60 है। तो आसान क्वेश्चन था काफी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया है, स्ट्रेट लाइंस दो गिवन है और उनके बीच का एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल, सबसे पहले तो इसकी बात करी गई है। तो एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल निकालने के लिए सबसे एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, तो सबसे पहले अपन क्या करें, बाइसेक्टर्स दोनों निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, 4x माइनस 3y प्लस 10 अपॉन क्या कर देते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, इधर क्या आएगा 24x माइनस 7y प्लस 50, है कि नहीं। तो ये आपका 5 हो गया, ये 25 हो गया, तो इसको साफ कर दिया 5 टाइम्स में, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 20x माइनस 15y प्लस 50 इज इक्वल टू प्लस माइनस 24x माइनस 7y प्लस 50, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप प्लस सॉरी माइनस साइन लेते हो तो कितना आएगा 44x, यहाँ प्लस 7y हो जाएगा माइनस 22y, और ये माइनस 50 है, इधर आएगा तो प्लस 100 हो जाएगा। ठीक है, और जब आप प्लस साइन लोगे तो ये हो जाएगा आपका 4x, माइनस के साथ में प्लस चला जाएगा, तो 8y इज इक्वल टू 0। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ रही हैं, 22x माइनस 11y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। पहला वाला तो है ही नहीं, ऑप्शन है तो बिल्कुल ही करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट है ऑब्ट्यूस, क्योंकि 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 कोई लाइन नहीं है, ये क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 है ना। तो ये तो क्लियर हो गया कि ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन बी में आपका क्या है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की बात की गई है। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है क्या, ये देखें कैसे देख सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, ये वाला जो मेथड होता था कि आपने क्या किया कि जैसे मान लीजिए ये दो लाइनें हैं, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे रहेगा, एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे होगा। तो आप किसी भी एक लाइन पे, मतलब L1 और L2 जो इनिशियल लाइंस थी, उस पे किसी भी पे एक पॉइंट ले लो, और वहां से जो आपके बाइसेक्टर्स आए हैं B1 और B2, उन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो जिस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कम होगी, ठीक है, जैसे B2 के लिए कम आ रही है तो इसका मतलब ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, B1 के लिए लेंथ ज्यादा आ रही है तो ये ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है, बस सीधी बात। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट आपने ले लिया, मान लो इस पे कोई पॉइंट लेना हो तो मैं क्या ले सकता हूं, -5/2, 0। ठीक है,
तो -5/2, 0 से आपने दोनों पे परपेंडिकुलर्स मेजर कर लेने हैं। ठीक है, मान लो इसको P1 बोल देता हूं, इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P2। तो P1 कितना आ रहा है? ठीक है, तो क्या पॉइंट लिया है मैंने? किसी भी लाइन पे ले लो, चाहे इस पे चाहे इस पे। तो मैंने क्या ले लिया? मैंने ले लिया इसको, और कुछ अच्छा सा पॉइंट ले सकते हैं क्या? तो चलो ठीक है, ये ले लेते हैं, 5/2 -5/2, 0। ठीक है, इस पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, -5/2, 0। देख लो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितनी आएगी। तो यहां पे आ जाएगा आपका -110। ठीक है, +100 मतलब 10 डिवाइडेड बाई √44² + 22²। तो 10/22 और √5 ये आ जाता आपका। ठीक है, और अगर इसी पॉइंट से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालते तो कितना आता, वो भी देख लेते हैं। P2 कितना होता? तो ये आ जाता आपका, दिस इज बेसिकली x + 2y = 0, है ना। ऐसा लिखें चाहे ऐसा लिखें, बात तो बराबर ही है। तो ये आपका आ जाता -5/2 मतलब 5/2 डिवाइडेड बाई √5। सही है। तो कौन सी लेंथ ज्यादा आ रही है? P2 ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये वाली जो P1 वाली लेंथ है वो कम है, और कम लेंथ का मतलब वही एक्यूट एंगल बाइसेक्टर रहा होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लाइन थी ये वाली, वही क्या रही होगी? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर रही होगी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। सी में क्या कहा गया है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। ठीक है, एंगल कंटेनिंग ओरिजिन के लिए क्या करें? कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप जो ओरिजिनल लाइंस दे रखी हैं उनमें ओरिजिन रख के देखो जरा, 0 0 रख दो x y की जगह। तो पहले वाले में अगर रखते हो, ठीक है, x और y की जगह पे 0, तो क्या आएगा? 4x - 3y + 10। ठीक है, ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और यहां रखते हो तो ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों का साइन सेम है। आपको क्या करना है फिर? प्लस साइन रख करके जो आंसर निकलेगा, मतलब दोनों के चूंकि साइन सेम आ रहे हैं, जब x और y की जगह 0 0 रखा हमने, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों के साइन सेम आए। साइन सेम आए तो आपको प्लस साइन मेंटेन रखना है एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए। तो प्लस साइन मेंटेन रख करके हमें कौन सी इक्वेशन मिली थी? ये वाली। ठीक है, ये प्लस साइन रख करके मिली थी, ये वाली माइनस साइन रख के मिली थी। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, डी में देखिए क्या कहा गया है? कंटेनिंग 2 1। तो 2 1 अगर आप रखते हो तो तब भी दोनों पॉजिटिव रहेंगे, और इसका मतलब कि x + 2y मतलब दोनों पॉजिटिव रहे, मतलब आपको बीच में पॉजिटिव साइन ही रखना है, और उससे आपको यही वाली लाइन फिर से मिल जाएगी। तो आपका डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका काफी इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 शूज फ्रॉम 10 पेयर्स सच दैट एग्जैक्टली 1 करेक्ट पेयर इज सेलेक्टेड। ठीक है, तो आपके पास 9 पेयर्स हैं, है ना, सॉरी 10 पेयर्स हैं, 10 पेयर्स हैं। 10 पेयर्स में से आप कोई सा भी एक पेयर पहले सेलेक्ट कर लो जो करेक्ट चूज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या किया? पहले 10 में से कोई एक पेयर पूरा का पूरा आपने चूज कर लिया। तो आपके पास 2 शूज तो आ गए। अब आपके पास बचे कितने हैं? 18 शूज बचे हैं। ठीक है, 9 पेयर्स बचे हैं, 18 शूज बचे हैं। लेकिन अब क्या ध्यान रखना चाहिए? मान लो पहला शू मैंने कोई सा भी चूज कर लिया बाकी में से। ठीक है, पहला शू मैंने चूज कर लिया। ये थर्ड शू चूज करने के तरीके कितने हो गए? 18। भाई 2 तुमने चूज कर लिए 20 में से, बाकी 18 बचे थे। 18 में से कोई थर्ड चूज कर लिया, कोई सा भी एक, है ना, 18C बस ऐसा, या फिर ऐसे लिखो 18 तरीके से आपने थर्ड वाले को चूज किया। तो अब कितने बचे? 17 फोर्थ वाले को चूज करने के लिए। लेकिन सही पेयर आप चूज नहीं कर सकते हो। तो जब सही पेयर नहीं चूज कर सकते हो, इसका मतलब जैसे मान लो अगर तुमने ब्लू कलर का एक जूता ले लिया, ठीक है, तो ब्लू कलर का दूसरा वाला राइट लेग ले लिया, तो लेफ्ट लेग नहीं ले सकते। तो अब आपके पास 16 ही ऑप्शंस बचे, 17 बचे थे, लेकिन आपको दूसरा पेयर कंप्लीट नहीं करना था। तो आपने एक पेयर पहले ही चूज कर लिया था। 18 में से आपने एक कोई सा भी शू उठा लिया, थर्ड हो गया। फोर्थ वाला जो शू होगा वो जो थर्ड शू है उसका काउंटर पार्ट नहीं हो सकता। तो आपके पास क्या बचे बाकी? 16 ऑप्शंस। तो फोर्थ वाले के लिए आपके पास 16 ऑप्शंस बचे। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, इन दोनों में इंटरचेंज हो सकता है। ठीक है भाई, मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो कर रहे हैं ना, मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो करते हैं तो क्या होता है, अगर ऑर्डरिंग पॉसिबल है तो वो अपीयर होगी। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि मैं पहले मान लो कोई शू मतलब पेयर 8 का कोई लेफ्ट शू ले लूं, और इसमें से पेयर
9 का मैं सेकंड शू मतलब राइट शू ले लूं, कभी इसी को उल्टे ऑर्डर में ले लिया, तो वो बार बार काउंट होंगे। तो उस ऑर्डरिंग को हटाने के लिए हमने बाई 2 कर देना है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो काफी इजी सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला जा रहा है कि ए बी दो पॉइंट्स हैं, पी एक्स वाई इज अ पॉइंट सच दैट एंगल एपीबी 60 एंड एरिया ऑफ एपीबी इज मैक्सिमम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। एपीबी का एरिया जो है आपको मैक्सिमम बनाना है, ठीक है। तो 1 2 और 7 10 है, तो सबसे पहले आपने फिक्स कर दिया 1 2 7 10, ठीक है। ये ए और बी पॉइंट्स हो गए। अब आपको एरिया मैक्सिमाइज करना है, एंगल एपीबी आपको फिक्स रख दिया गया है। तो सबसे पहले तो ये बताओ ये पी पॉइंट कहां पे एग्जिस्ट करेगा। पी पॉइंट मतलब मान लो कहा जाए कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ना जहां पे ए बी ये जो सेगमेंट है वो 60 डिग्री सबटेंड करे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन वो सारे पॉइंट्स कहाँ होंगे। तो अगर आपको ध्यान हो, आपने डाउट सेशन में भी देखा होगा, ये बताया गया था कि अगर ए बी ने किसी पॉइंट पे कह दिया जाए कि ये फिक्स एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, वो पॉइंट्स होंगे एक सर्कल की आर्क पे। मतलब 60 डिग्री कहा गया ना, अगर ऑब्ट्यूस एंगल कहता तो हम माइनर आर्क लेते, एक्यूट एंगल कहा गया है 60 डिग्री एक्यूट है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि इस सर्कल में इधर कहीं से भी पी लेते रहो, ये सारे पॉइंट्स जो होंगे, ठीक है, उन सब पे एंगल कितना आएगा 60 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे, उस रेडियस के उस सर्कल के हर एक पॉइंट पे आपके पास 60 डिग्री एंगल सबटेंड हो रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं इस बात पे कि अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब P यहाँ पे तो ठीक है, कोई भी पॉइंट लेते हैं आपके पास 60 डिग्री हमेशा सबटेंड हो रहा है, मान लो, ठीक। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्या चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि एपीबी का एरिया मैक्सिमम हो, और एपीबी का एरिया कौन मैक्सिमाइज करवा पाएगा, एबी बेस एक तरीके से फिक्स है, तो अगर एरिया मैक्सिमाइज होना है तो हाइट को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और हाइट मैक्सिमम कब होगी, जबकि ये कुछ इस तरीके का बने पी पॉइंट जहां पे ये दोनों आपके मैक्सिमम हो, ठीक है। तो क्या होगा, देखो पी पॉइंट पे 60 सबटेंड होना था, तो यहां कितना हो रहा होगा 120 का आधा कर दिया हमने 60 डिग्री, ठीक है, ओके। ये लेंथ कितनी है टोटल, तो देख सकते हैं अपन 6 और 8 10 है, मतलब ये लेंथ आधी हो गई 5, ये 5 है, ये 60 डिग्री है ना। अच्छा, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 30 हो गई, 5/√3, ये लेंथ कितनी हो गई 5/√3, और रेडियस अगर निकालना चाहें तो वो कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू sin 60, है कि नहीं है, 5 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू sin 60, x या फिर r कह लें sin 60 √3/2, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 10/√3, ठीक है। तो ये लेंथ आपके पास कितनी है, 10/√3 के बराबर है, ठीक है। तो ट्रायंगल की हाइट कितनी हो गई भाई, यही रेडियस यहाँ पे भी है ना, तो ट्रायंगल की हाइट हो गई आपके पास, हाइट इज इक्वल टू, इस पर्टिकुलर केस में हाइट इज इक्वल टू 10/√3 और 5/√3 मिल गए, है ना। ये हाइट होगी एग्जैक्टली ये 10/√3 प्लस 5/√3, तो 15/√3, ये आपके पास हाइट हो गई। एरिया कितना आएगा, हाफ, बेस कितना है 5 + 5 मतलब 10, और इंटू हाइट कितनी है 15/√3, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो अगर आपको ये ध्यान है कि आपके पास ये P जो है आपका 60 डिग्री कहाँ पे बनता है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। रेडियस ऑफ सर्कल, अब P लाइज, अब देखो ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, P लाइज ऑन एनी लाइन परपेंडिकुलर टू AB, एनी लाइन नहीं, ठीक है, मतलब हाँ वो परपेंडिकुलर जो भी आएगा वो परपेंडिकुलर टू AB तो होगा ही, ठीक है। P लाइज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, तो हाँ बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, और P लाइज ऑन 3x + 4y = 36, तो ये लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट ले लिया हमने, कितना आ जाएगा 4,6, ठीक है। 4,6 से पास होने वाली लाइन जो AB के परपेंडिकुलर है,
और रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल पूछा गया है, तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ PAB, इस PAB का जो सर्कम सर्कल है इसका रेडियस कितना है 10/√3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा जा रहा है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल गिवन है और -2, A इज एन इंटीरियर पॉइंट, B, 1 इज एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, देन ओके ठीक है। सबसे पहले तो अपन देखते हैं क्या क्या है कंबाइंड इक्वेशन, मतलब दिया गया है तो हम सारी लाइंस एक तरीके से अलग अलग कर लेते हैं। एक लाइन है आपकी x + y = 0, x - y = 0 और तीसरी लाइन है आपकी 2x + 3y - 6 = 0। ठीक है, तो इसको प्लॉट कर लो एक बार। ठीक है, देखो कहाँ कहाँ पे बन रहा है। तो x + y = 0 और x - y = 0, सबसे पहले तो ये बना लिया हमने, है ना। और 2x + 3y = 6, तो 3, 0 से पास करेगा, 0, 2 से पास करेगा। ये आपकी लाइन 3 हो गई। ये L1 है, ये आपकी देखो इसको L2 बोल देता हूं मैं, x + y, है ना। ये L1, L2 और ये L3 आपकी लाइन है। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ने कहाँ पे इंटरसेक्ट करना है, ये वाली लाइन L2 के साथ, मतलब ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो x की जगह पे आपने y रख दिया, तो आ गया आपका 6/5, 6/5। ठीक है, एक पॉइंट ये ट्रायंगल बन रहा है आपका, ठीक है ना, ये समझ में आना चाहिए। ये ट्रायंगल है, इसका एक वर्टेक्स है 0, 0, एक है 6/5, 6/5 और ये वाला पॉइंट निकालने के लिए आपने y को मान लो -x रख दिया इसके साथ, है ना। तो कितना आ जाएगा -x, या फिर x को ही रख देता हूँ मैं -y। ठीक है, तो -2y + 3y, y = 6 हो गया, तो x आ गया आपका -6। ठीक है, ओके, ये ट्रायंगल बना है। अब किसके पोजीशन के बारे में कहा जा रहा है, -2, A। ठीक है, -2, A है और एक है B, 1। तो -2, A का मतलब क्या हुआ कि x कोऑर्डिनेट आपको फिक्स कर देना है कि भाई -2 ही रहेगा। ठीक है, y कोऑर्डिनेट आपका वेरी कर सकता है। तो -2, A की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कुछ होगा -2, 0। ठीक है, तो यहाँ ऐसी कोई लाइन होगी -2, A को वेरी कराओगे तो भाई इसी लाइन पे मूव करेगा ना। आपको क्या चाहिए कि -2, A इंटीरियर में हो ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि -2, A आपका इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो -2, A इंटीरियर पॉइंट कैसे हो पाएगा, अगर A इस वाले और इस वाले y कोऑर्डिनेट के बीच में हो। सीधी बात, -2, A कहने का मतलब क्या है कि ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में होना चाहिए। तो देखो अब जब तुम x को -2 रख रहे हो, देखो ये वाला पॉइंट क्या आएगा, निकाल ले। ये वाला पॉइंट, ये आपका x + y = 0 है, मतलब ये x = -2 और x + y = 0 वाली लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, -2, 2 पे। ठीक है, ये वाली लाइन, ये वाला पॉइंट क्या आएगा, तो x कोऑर्डिनेट -2 किस में रख रहे हो, इसमें। ठीक है, तो x की जगह आपने रख दिया -2, तो -4 हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 10/3। तो इसका मतलब a आपका कहाँ से कहाँ के बीच वेरी करेगा, 2 से लेके 10/3 के बीच में वेरी कर सकता है। b, 1 आपको चाहिए, बाहर चाहिए, है ना। तो b, 1 मतलब y = 1 है। ठीक है, y = 1 है, b, 1 आपको एक्सटीरियर चाहिए था ना। हाँ, तो y आपको 1 रखना है, y आपको 1 रखना है, मतलब इस 6/5 से नीचे ही रहेगा कहीं पे। मान लो ये वाली लाइन होगी, y = 1। ठीक है, ये वाला पॉइंट 0, 1। ठीक, ओके। तो अब देखो इंटीरियर के लिए क्या चाहिए होगा कि b आपका इस वाले x कोऑर्डिनेट और इस वाले x कोऑर्डिनेट के बीच में हो। तो सीधी बात, ये वाला पॉइंट क्या है, y = x वाली लाइन पे 1, 1 और ये वाला पॉइंट किस पे है, x + y = 0 पे -1, 1। ठीक है, तो अगर आप b 1 से बड़ा कुछ भी लेते हो तो बाहर, -1 से छोटा कुछ भी लेते हो तो बाहर। ठीक है,
तो ये डायग्राम के अकॉर्डिंग आप यहाँ से समझ सकते थे। n objects are arranged in a row, the number of ways of selecting 3 of these objects so that no 2 of them are next to each other। ठीक है, no 2 of them are next to each other, इसकी बात की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे तो ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि n लोग हैं, है ना, ऑलरेडी अरेंज्ड इन अ रो। ठीक है, 3 लोगों को सेलेक्ट करना है। तो 3 लोगों को सेलेक्ट करने का मतलब क्या होगा? मान लो पहला बंदा कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है, मान लो ये एक पर्सन को सेलेक्ट किया गया, ठीक, फिर मान लो ये वाले को सेलेक्ट कर लिया गया, फिर मान लो ये वाले को सेलेक्ट कर लिया गया, हो सकता है। ठीक है, तो अगर 3 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा तो ऐसा हुआ होगा कि पहला वाला जो सिलेक्शन हुआ है उसके पहले ए लोग छूट गए, दूसरा वाला जो सिलेक्शन हुआ है और पहला वाला जो सिलेक्शन हुआ है उसके बीच में मान लो बी लोग छूट गए, इधर ए लोग छूट गए, इधर बी लोग छूट गए, सेकंड थर्ड के बीच में सी लोग छूट गए और इसके आगे डी लोग लास्ट में बचे रह गए। ठीक है, हो जाएगा ना। ए बी सी 3 लोगों को अगर चूज किए तो ए के पहले और लास्ट वाले के बाद, ठीक है, मतलब पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3 चूज हुए तो उनके बीच में तो 2 गैप्स ऐसे ही हो गए और दोनों एंड्स पे। ठीक है, तो अब आप देखो क्या है आपके पास कि टोटल n थे, उनमें से 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो छूटे हुए लोगों की संख्या कितनी हो गई? छूटे हुए लोग कितने थे? टोटल n, 3 सेलेक्ट हुए, छूट कितने गए? n-3। तो इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपका कितना आना चाहिए? n-3। ठीक, a आपका मिनिमम कितनी वैल्यू लेगा? 0 हो सकता है ना मिनिमम, जरूरी थोड़ी ना कि पहले वाले को छोड़ ही दोगे भाई, उसको ले भी सकते हो। और इसी तरीके से लास्ट वाले को भी छोड़ दोगे, ऐसा भी नहीं है, हो सकता है कि लास्ट वाले का सिलेक्शन किया तो उसके बाद कितने ही लोग छूट गए? कुछ भी नहीं, तो डी भी 0 हो सकता है। तो ए अपनी वैल्यू 0 से स्टार्ट करेगा, डी अपनी वैल्यू 0 से स्टार्ट करेगा, लेकिन बी और सी अपनी वैल्यूज 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन दो के बीच में कम से कम एक आदमी छूटना चाहिए ही। ठीक है, तो एक एक दे दिया आपने, एक बी को दे दिया, एक सी को दे दिया, तो आपके पास इक्वेशन क्या बची? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू n-3 में से आपने 2 दे दिया तो बचा कितना? n-5। ठीक है, अब आप सोल्यूशन लिख सकते हो, क्या होगा इसके कितने अब ये भी अपनी वैल्यू 0 से ले सकता है, सभी 0 से स्टार्ट हो सकते हैं क्योंकि इसको 1 और इसको 1 ऑलरेडी मिल चुका है। तो फॉर्मूला क्या होता था? n-r प्लस 1। ठीक है, ये होता है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो कितना आ जाएगा? n-5 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1। ठीक है, तो n-2 हो गया, c3 हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, n-2 c3। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आपका सी ऑप्शन भी फिर करेक्ट ही हो जाएगा, वो भी वही सेम लिखा हुआ है। ठीक है, डी तो इनकरेक्ट है। ठीक है, और बी के लिए आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या है? साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1, 7y इज इक्वल टू x एंड √3y प्लस x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल। तो पहले तो ट्रायंगल का नेचर देख लेते हैं किस तरीके का है। तो आपके पास एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इस तरीके की लाइन होगी। 7y इज इक्वल टू x, कुछ इस तरीके की लाइन होगी, और √3y प्लस x इज इक्वल टू 0। ओके, √3y प्लस x ना, तो माइनस, इसका स्लोप कितना है? -1/√3 है, इसका -1 है, तो ये एंगल आपका कितना था? 45 था। ओके, और √3y प्लस x मैं प्लॉट कर ही लेता हूँ जी, ये 1,0 और यहाँ पे है आपका 0,1। √3y प्लस x इज इक्वल टू 0 में क्या आएगा? एक इस तरीके की लाइन होगी ऐसे। ठीक है, ठीक है ना। तो इसका स्लोप सबसे लास्ट वाली लाइन का कितना आएगा? मतलब -1/√3। ठीक है, -1/√3 मतलब -1/√3 का मतलब हो गया आपका 150 डिग्री। ठीक है ना, 150 डिग्री। ओके,
ठीक है। तो मतलब ये 30 है, इधर आपके पास कितना आ गया, ये 150 डिग्री है ना। ये आपका सॉरी 45 नहीं 135, और ये है आपका 150। तो एक ये 135 वाली लाइन है और एक ये 150 डिग्री वाली लाइन है। भाई ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से 135 पे है, ये लाइन एक्स एक्सिस से कितनी है 150 पे है। तो दोनों लाइनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, एक ये लाइन थी, ठीक है। तो अपन मतलब बस ये देखना है कि ट्रायंगल कैसा है, एक्यूट है ऑब्ट्यूस है, बस ये देखना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, तो बस अगर ये पता चल जाए हमें कि एक्यूट है या ऑब्ट्यूस, तो उसके बेसिस पे हम बता देंगे कि भाई कहाँ पे पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। जैसे सेंट्रॉइड तो हमेशा अंदर में लाई करता है, इन सेंटर भी हमेशा अंदर में ही लाई करता है। बाकी बचे आपके सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। तो अब देखिए, अगर ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हुआ, ठीक है, अगर ऑब्ट्यूस हुआ तो इसका मतलब कि ये दोनों बाहर रहेंगे, और अगर ऑब्ट्यूस नहीं हुआ तो ये दोनों अंदर में लाई करेंगे। तो आपके पास इंटीरियर एंगल्स अपन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो सभी को एक ऑर्डर में रख दो, ठीक है, सारे स्लोप्स को। तो आपके पास स्लोप्स क्या क्या हैं, आपके पास एक स्लोप है -1, एक स्लोप है आपकी -1/√3, और एक स्लोप है आपके पास 1/7, ठीक है। तो आपने इसको एक ऑर्डर में रख दिया, ठीक, ये फिर ये, ठीक है। अब आप मेजर करते जाओ, ठीक है। तो 1/7 और इसके बीच देखो, तो 1/7 + 1/√3, ठीक है, ये m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 होगा, ठीक। तो ये आपका देख सकते हो आप, पॉजिटिव ही आ रहा है, इसका मतलब कि ये एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। tan थीटा आपका पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एक्यूट रहेगा। फिर आप निकालने जाओ इसके और इसके बीच, देख लो -1/√3 + 1, ठीक है, उसी ऑर्डर में लेना है, जैसे ये ले लिया, फिर इससे ले लो, ठीक है। और यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा 1 + m1 m2, ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। फिर लास्ट वाले पे आते हैं। लास्ट वाले के लिए क्या करेंगे, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -1 -1/7, नीचे 1 + m1 m2, तो दोनों का -1/7 आ जाएगा, जो कि कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। पहले आपने क्या किया, एक ऑर्डर में इसको लिख लीजिए, फिर सबसे बड़े वाले में से ये, ठीक है, फिर इससे ये, और फिर इससे ये, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में जब आप करोगे विदाउट मॉड, ठीक है, मॉड नहीं लगा लेना वरना सब पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो इस सीक्वेंस में करोगे तो इंटीरियर एंगल आपको मिल जाएंगे। तो आपके पास दो तो एक्यूट आ रहे हैं, तीसरा एंगल आपका कैसा आ गया, ऑब्ट्यूस आ गया, क्योंकि इसकी वैल्यू कैसी आ रही थी आपकी, नेगेटिव आ रही थी, ठीक है। तो अगर ऑब्ट्यूस आ गया तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, और ऑब्वियसली फिर बाहरी लाई करता है, ठीक है, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहा गया, 0, बीटा लाइज on or inside the triangle formed by the line y is equal to 0, x plus y is equal to 8 and 3x minus 4y plus 12। बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इससे टफ क्वेश्चन हमने लास्ट किया ही था अभी लास्ट स्लाइड में। तो आपके पास लाइन क्या क्या है, y is equal to 0 है, y equal to 0 मतलब x एक्सिस, x plus y is equal to 8, x plus y is equal to 8 आपकी कुछ इस तरीके की लाइन होगी, 8, 0, और ये रहा आपका 0, 8। फिर आपने क्या किया, तीसरी लाइन खींची, 3x minus 4y plus 12 equal to 0। तो y को 0 रखोगे तो x is equal to -4, यहाँ पे ले लेता हूँ -4, 0, और x को 0 रखोगे तो y is equal to 3, है ना। ये आपकी तीनों, अच्छा हमने दो ही लाइनें खींची हैं, अच्छा हाँ, तीसरी तो x एक्सिस इटसेल्फ ही है, ठीक है। तो आपके पास ये ट्रायंगल बन गया, -4, 0, 8, 0, और एक ये होगा, ठीक है। तो 0, बीटा ही वेरी कर सकता है ना। तो बीटा कहां से कहां तक वेरी कर सकता है भाई, 0, बीटा मतलब यही वाली लाइन पे होगा ना 0, बीटा, हमें इतने पोर्शन में चाहिए। तो ये बीटा आपका ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में ही लाई करना चाहिए, तभी तो आपका ट्रायंगल के अंदर होगा भाई। 0, बीटा ही तो कहा जा रहा है, तो 0, है ना, से लेकर के 0, 3 के बीच जो भी होगा वो ट्रायंगल के इनसाइड होगा, बाकी सब आउटसाइड होगा, सीधी सी बात है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए 4 डिजिट नंबर इन विच ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट, x इज n 4 डिजिट इंटीजर है, ठीक है, ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट, x इज नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स एंड y इज नंबर ऑफ इवन इंटीजर्स, ठीक है। देन तो इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स, ठीक है, आपको देखना है, ठीक है। देखिए 4 डिजिट का नंबर बनाया जा रहा है, अगर मैं कहूं ऑड है, ठीक है, अगर वो नंबर ऑड है या फिर हाँ चलो ऑड है कहता हूं, तो ऑड कहने का मतलब क्या होगा कि इस प्लेस को भरने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन होंगे, 1 3 5 7 9, 5 तरीके। तो इस प्लेस को भरने के लिए आपके पास 5 तरीके होंगे, ठीक है। फिर आगे आते हैं, ठीक है, आपका लास्ट प्लेस भर गया 5 में से किसी एक से। इस प्लेस को भरने के लिए अब आप इस यहां पे जो आपने यूज किया है वो भी यूज नहीं कर सकते और ऑब्वियसली 0 भी यूज नहीं कर सकते हो। तो इस प्लेस को भरने के 8 तरीके, ठीक है। दूसरे प्लेस के लिए अब क्या होगा, यहां पे जो यूज किया, यहां पे जो यूज किया वो नहीं कर सकते, लेकिन अब 0 यूज कर सकते हैं। तो इस प्लेस के लिए 8 वेज, इस प्लेस के लिए फिर 7। तो कितने बचे, 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5, ये क्या हो गया, ऑड के लिए हो गया, है ना। ओके अच्छा, इवन के लिए निकालना है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप देखो ये तो ऑड हो गए, टोटल कितना होगा, टोटल अगर मान लो कि हमसे कहा जाए कि चारों प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट है, टोटल में से ऑड घटा दें तो इवन ही बचेगा। तो हमने कहा कि इस प्लेस को भरने के कितने तरीके होंगे, मतलब अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं है, इस प्लेस को डायरेक्टली भर सकते हैं हम, है ना, टोटल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लास्ट प्लेस पे क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमने कहा पहले प्लेस को भरने के 0 को छोड़ के 9 तरीके, दूसरे प्लेस के लिए 0 आ जाएगा 9 तरीके, तीसरे प्लेस के लिए 8 और यहाँ पे 7, ठीक है। तो टोटल में से ऑड आप घटा दीजिए, वही हो जाएगा आपका इवन का काउंटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको राइट एंगल बताया गया बी पे। तो स्मॉल आर के लिए मैंने कहा था कि जब राइट एंगल वगैरह की बात हो तो आपका ये फॉर्मूला काम में आ जाएगा, s माइनस बी tan b/2 या फिर s माइनस ए tan a/2 या s माइनस सी tan c/2, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा एंगल 90 बताया गया है। तो आपको बताया कौन सा क्या है, b, तो आपने b वाला यूज किया। 90 रख दो b की जगह पे, तो tan 45 1 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू s माइनस बी, तो दिस इज a प्लस सी माइनस b/2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल आर के लिए तो आप सीधा ही से बता सकते हो। कैपिटल आर की और बात की गई है ना, तो कैपिटल आर मतलब आप देखो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का मतलब मैं बोल सकता हूं क्या, स्मॉल b/2 साइन b। आर आपका बी आपका 90 डिग्री है, तो b/2, तो कैपिटल आर आपका कितना है, b/2 के बराबर है ना। b आपका क्या लिख सकते हो, आप b को लिख सकते हो s माइनस आर, तो b कैन बी रिटन एज s माइनस r/2। तो बस सीधा सीधा सवाल दिया गया था क्वेश्चन नंबर 12 में। 13th क्वेश्चन में देखिए, नंबर ऑफ वेज इन विच 30 आइडेंटिकल चॉकलेट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 6 चिल्ड्रन, ठीक है। इफ ईच गेट्स ऑड नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ईच गेट्स इवन नंबर ऑफ चॉकलेट्स इज एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है। तो पहले तो ऑड की बात करते हैं, हमसे कहा जा रहा है कि 6 है ना, हाँ 6 चिल्ड्रन है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 इज इक्वल टू 30, है ना। पहले वाले को x1, दूसरे वाले को x2, तीसरे को x3 और सिक्स्थ वाले को x6 चॉकलेट्स मिले। x1 को मैं क्या मान सकता हूं, x1 कैन बी कंसीडर्ड एज 2a प्लस 1, जहां a अपना 0 से स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज x1 को मिनिमम 1 मिलने चाहिए ना, यही तो कहा गया। तो a की जगह आप मतलब एक और नंबर एज्यूम कर लो, x1 को 2a प्लस 1, इसको एज्यूम कर लो 2b प्लस 1, ठीक है, 2c प्लस 1, x4 को मान लो आप 2d प्लस 1, है ना, और ऐसे ही आपका 2f प्लस 1 इज इक्वल टू 30। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी कि a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f इज इक्वल टू कितना, ये आपके 6 हो गए 30 में से, तो 24/2 आपका 12 सीधा आ जाएगा, है कि नहीं। और ये सभी अपनी वैल्यूज कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से करते हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे भाई, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, तो 12 प्लस आर कितने हैं, 6 हैं, माइनस 1 सी कितना 6 माइनस 1, ठीक है। तो 17c
5, ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ए बी में से बी इनकरेक्ट है आपका। अब आते हैं इवन वाले केस पे, ठीक है। इसका इवन वाला केस करते हैं, ठीक है। अगर सबको इवन नंबर चॉकलेट्स मिल रही हैं, तो इवन नंबर चॉकलेट्स मिल रही हैं तो एक लोचा है। अगर मान लो x1 लेते हो आप 2a, तो a आपका 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ध्यान रहे, ठीक है। तो हमने क्या किया, x1 को मान लिया, इवन तो चाहिए ही, तो 2a नहीं मान सकते, 2a + 2 मान लें। अब जब a को 0 रखोगे तो मिनिमम 2 चॉकलेट्स तो हो गई ना x1 के पास, ठीक है। तो इसको 2a + 2 ले लिया, फिर ऐसे ही इसको भी 2b + 2 ले लिया, सबको 2-2 चाहिए थी। अब ab जो है अपना 0 से स्टार्ट हो सकते हैं, और अप टू कहां तक, 2f + 2 = कितना, 30। तो अब कितना आएगा, a + b + c + d + e + f। 2 कितनी बार आ गया, 6 बार, 12, 30 में से माइनस कर दो, 18/2 कर दो, 9, ठीक है। फॉर्मूला 9 + 6 - 1 c 6 - 1, ठीक है। तो 14c 5, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में क्या कहा गया, एंगल बी आपका 60 डिग्री है, कोसाइन रूल लगा लो। तो एंगल बी 60 है, तो cos b = a² + c² - b² / 2ac। 60 है मतलब हाफ यहाँ पे लगा दिया, a² + c² - b² / 2ac। 2 2 साफ हो गए, a² + c² - ac कह लो = b², ठीक है। तो ये तो सबसे पहले आ गया। अब इसमें और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, -ac अगर दोनों साइड ऐड कर दें हम, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बाकियों में भी यहीं से वेरीफाई कर लो, मेन रिजल्ट ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ क्वेश्चंस। और पैराग्राफ क्वेश्चंस में आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 16 जो दिया हुआ है डिस्टेंस पे बेस्ड है। मतलब आपको ओपी डिस्टेंस, ओए डिस्टेंस, ओबी डिस्टेंस, इन सब की बात की जा रही है ना। तो जब भी डिस्टेंस के टर्म्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आपको हमेशा क्या याद आना चाहिए कि पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज जो है आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 15, 16 के लिए पैराग्राफ। और यहां पे आपके पास है वेरिएबल लाइन इज ड्रॉन थ्रू 0,0, ठीक है। वो पॉइंट है आपका, वो ऑब्वियसली मीट्स द लाइन y - x - 10 एंड y - x - 20। तो y - x - 10, ठीक है, y = x + 10 हो गया ना आपके पास। तो एक y = x + 10 वाली लाइन आपकी यहां से आ जाएगी, ठीक है। और y = x + 20, तो आपकी एक और लाइन चली गई इधर, मान लीजिए, है ना। ये y = x + 10 और ये रहा आपका y = x + 20, ठीक है। अब आपने कहा कि वेरिएबल लाइन L इज ड्रॉन थ्रू ओरिजिन, यहां से आपने एक लाइन खींच दी, वो L1 को और L2 को मीट करती है। टू मीट द लाइन L1 एंड L2 एट द पॉइंट्स A एंड B। तो मान लो मैं कोई सी भी लाइन खींच देता हूं, है ना। इसका एंगल मान लो थीटा है। तो ये ओरिजिन था, इसको A पे मीट किया और इसको B पे मीट किया, ठीक है। एंड पॉइंट P इज टेकन ऑन L सच दैट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं OA डिस्टेंस। मान लो ये मान लिया मैंने कि ये डिस्टेंस R1 है, OB डिस्टेंस R2 है। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फिर क्या रहे होंगे, R1 cos थीटा, R1 sin थीटा, और इसके क्या रहे होंगे, R2 cos थीटा, R2 sin थीटा। सेटिस्फाई करा लो R1 के लिए, तो क्या आ जाएगा, R1 sin थीटा = R1 cos थीटा + 10, ठीक है। इसी तरीके से मतलब R1 यहां से निकालना भी चाहें तो निकाल सकते हैं क्या, 10/sin थीटा - cos थीटा। सेम वे R2 cos थीटा, R2 sin थीटा, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, इसको सेटिस्फाई करा लो। तो वहां पे क्या आ जाएगा आपका, R2 sin थीटा = R2 cos थीटा + 20। तो यहां से R2 आ गया आपके पास 20/sin - cos, ठीक है। ये R1 और R2 हो गए। अब P पॉइंट के लिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कहा गया कि 2/OP, मतलब R बोल दिया मैंने, OP डिस्टेंस = 1/OA, इसका रेसिप्रोकल sin - cos / 10 + 1/OB, मतलब sin - cos / 20, है ना।
तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं यहाँ पे इसको भेज देता हूँ r को, ठीक है। तो ये कितना है आपका 3 sin माइनस कॉस बाई 20, और ये रहा 2, ये रहा r, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 40/3 sin माइनस कॉस, ये आपका r हो जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एच के अगर मैं कहूँ तो एच के क्या होगा, r cos थीटा r sin थीटा, तो एच के का मतलब r cos थीटा 40 cos थीटा अपॉन 3 इंटू साइन माइनस कॉस, और ऐसे ही 40 sin थीटा अपॉन 3 इंटू साइन माइनस कॉस, ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, क्या लोकस वगैरह के बारे में कहा है, लोकस ऑफ पी, ठीक है। तो अब बस यहां से आपको क्या करना होगा, एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो अब यहां से अपन एलिमिनेट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर मैंने मान लो 3h माइनस 3k किया, ठीक है, तो क्या आएगा 40 cos माइनस साइन डिवाइडेड बाई साइन माइनस कॉस, मतलब कि -40, है कि नहीं, आंसर यही हो जाएगा फिर 3x माइनस 3y इज इक्वल टू -40। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA इंटू OB, मतलब कि R स्क्वायर आपका जो है वो R1 इंटू R2 के बराबर है। तो R1 और R2 तो आपके पास रेडी है, ठीक है, और आपको क्या करना है फिर यहाँ पे भी आपको लोकस ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए R1 इंटू R2 आप करोगे तो कितना आने वाला है, R1 इंटू R2 आने वाला है 200 अपॉन साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, यही आने वाला है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें, R साइन थीटा माइनस R कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 200, है ना। ये R साइन थीटा किसको बोलते हैं, हम K को बोलते हैं, है ना, और ये H को बोलते हैं, तो K माइनस H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 200। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर हो गया। बढ़िया क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए पहले तो पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज करके कैसे लोकस बनाया जा सकता है, और पैरामीट्रिक फॉर्म आपको क्लिक करना बहुत कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली आपको डिस्टेंस के टर्म्स में बात की गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं 17, 18, और यहाँ पे देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि क्रिकेट टीम बनानी है अपने को, 8 बैट्समैन 6 बॉलर्स और 4 ऑलराउंडर हैं, ठीक है। 8 बैट्समैन 6 बॉलर्स 4 ऑलराउंडर्स एंड 2 विकेट कीपर्स, ठीक है। 17th क्वेश्चन में क्या है, कहा गया नंबर ऑफ सिलेक्शन व्हेन 2 पर्टिकुलर बैट्समैन डोंट वांट टू प्ले इफ अ पर्टिकुलर बॉलर विल प्ले, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि बॉलर 1 से सपोज बैट्समैन 1 और 2 को प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं पहले कहता हूं कि मान लो बॉलर का सिलेक्शन नहीं किया उसका, ठीक है। एक बंदे के चक्कर में क्या हुआ कि बाकी 17 जो थे 8 मतलब कितने लोग हैं बाकी, 8 और 4 12 और 2 14 और इसमें 6 20 टोटल है ना। तो एक बंदे का अगर मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने बॉलर को उसको बाहर कर दिया जिसकी वजह से फसाद थी, ठीक है। तो उसको बाहर कर दिया, बाकी बचे आपके पास कितने 19 लोग बचे। 19 लोगों में से कोई भी 11 सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। फिर हमने कहा कि अगली बार उस बॉलर को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उस बॉलर को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो एक सिलेक्शन आपका हो गया, बाकी कितने बचे सेलेक्ट करने के लिए, 10 और सेलेक्ट करने पड़ेंगे। कितने लोग होंगे, लेकिन अब वो बॉलर बाहर हुआ, मतलब वो बॉलर सेलेक्ट हो गया, तो 2 बैट्समैन और बाहर हो गए। तो जो बाकी 10 लोगों का सिलेक्शन है वो कितनों में से होने वाला है, 17 में से, है कि नहीं है। 2 बैट्समैन और वो बॉलर तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, 2 बैट्समैन बाहर हो गए उसकी वजह से, तो 3 लोग हट गए सीन से, 17 लोग बचे और उसमें से कोई भी 10 आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कहा गया, नंबर ऑफ सिलेक्शंस व्हेन अ पर्टिकुलर बैट्समैन एंड अ पर्टिकुलर विकेट कीपर डोंट वांट टू प्ले टुगेदर, ठीक है। मान लो B1 को W1 से प्रॉब्लम है ना। तो हमने कहा कि दोनों को सेलेक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो मैं ये बात करता हूं कि मैंने क्या किया, B1 को मान लो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। B1 को सेलेक्ट किया और W1 को फिर नहीं करूंगा। तो B1 मेरा सेलेक्ट हो गया, तो बाकी और सेलेक्ट होने के लिए कितने बचे, 10 लोग। लेकिन अब B1 और W1 उन 10 लोगों के लिए तो पॉसिबल है नहीं, 10 लोगों का सिलेक्शन कितनों में से करना है, B1 और W1 को छोड़ के।
तो बाकी 18 में से 10 लोगों को सेलेक्ट कर सकते हो। सेम वे आपने कहा कि मैं B1 को बाहर कर देता हूं, W1 को ले लेता हूं, तो W1 आ गया, बाकी लोग कितने बचे सेलेक्ट करने को? 10 लोग। B1 और W1 सीन से बाहर है, 18 सीटें। ठीक है, ये तो वो तरीके हो गए, मतलब जबकि यहाँ पे B1 था W1 नहीं था, यहाँ पे B1 नहीं था W1 था। अब B1 और W1 दोनों को बाहर कर दो, तो दोनों को बाहर कर दिया, बाकी आपके पास 18 लोग बचे ही हैं, 20 थे ना टोटल, 18 ही लोग बचे हैं, उनमें से कोई भी 11 आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पेपर 1 रहा, काफी इजी पेपर था, बिल्कुल ही आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। शायद मतलब एक पैराग्राफ में कह लीजिए, और जो इनिशियल क्वेश्चन था, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में इंटीरियर पॉइंट से रिलेटेड है ना, या फिर जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बाकी और ओवरऑल पेपर को इजी ही रेट किया जाएगा, इजी टू मॉडरेट।